नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा, प्रवक्ता तर्कशास्त्र आर इंटर कॉलेज हरदोई। कल आप लोगों से न्यायवाक्य के प्रकार, न्यायवाक्य में मुख्य पद क्या है, अमुख्य पद क्या है, मध्यम पद क्या है, मुख्य आधार वाक्य का निर्धारण कैसे करेंगे, अमुख्य आधार वाक्य का निर्धारण कैसे करेंगे, इन सब की चर्चा की है। किसी भी न्यायवाक्य को मानक आकार में कैसे रखेंगे, इनकी चर्चा की गई। उनमें देखा गया कि कैसे हम निष्कर्ष को पहचानेंगे, निष्कर्षवाचक शब्दों की चर्चा, आधार वाक्य वाचक शब्दों की चर्चा हम लोगों ने किया। आज हम लोग इस वीडियो में वैधता का परीक्षण करेंगे। किसी भी न्यायवाक्य की वैधता और अवैधता का निर्धारण कैसे करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो किसी भी न्यायवाक्य की वैधता और अवैधता के लिए हमने बताया था कि हम दो विधियों का उल्लेख यहाँ पे करेंगे। पहला, वैधता के नियम में वैधता के 6 नियम हैं, 6 रूल ऑफ वैलिडिटी, उनकी चर्चा करेंगे। और वेन डायग्राम, वेन रेखा चित्र की चर्चा करेंगे। तो किसी भी युक्ति को जांचने के लिए वैधता के जो 6 नियम दिए गए हैं, उनमें जो पहला नियम है वह कहता है कि किसी भी न्यायवाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है, किसी भी न्यायवाक्य की वैधता और अवैधता के लिए जरूरी है कि उसमें ठीक 3 पद हों और प्रत्येक पद का प्रयोग समान अर्थ में किया गया हो, समान अर्थ में किया गया हो। अब किसी न्यायवाक्य में 3 पद हों, 3 पद होने का मतलब क्या है कि उसमें मुख्य पद हो, अमुख्य पद हो और मध्यम पद हो। और इन तीनों पदों का प्रयोग अर्थात मुख्य, अमुख्य और मध्यम, इन तीनों पदों का प्रयोग समान अर्थ में किया गया हो। अर्थात जो मुख्य पद का प्रयोग मुख्य आधार वाक्य में हुआ हो, वही अर्थ आपका निष्कर्ष के विधेय में भी हो। जो अगर इनके पदों में असमानता होगी, पदों के अर्थों में असमानता होगी, तो वहाँ पे दोष होगा। साथ ही साथ यदि किसी भी न्यायवाक्य में 3 से अधिक अर्थात 4, 5, 6 पदों का प्रयोग हो जाएगा, तब भी वह आपका न्यायवाक्य वैध नहीं होगा, अर्थात वह न्यायवाक्य आपका अवैध हो जाएगा। और इसके लिए अगर यह नियम फॉलो नहीं करता, अर्थात इनमें 4 पद हो जाते हैं या उन पदों का प्रयोग समान अर्थ में नहीं होता है, तो दोष उत्पन्न होता है। और उस दोष को क्या कहते हैं? प्रथम दोष को, अगर 3 से अधिक पद हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? चतुष्पदी तर्क दोष। और दूसरा, 3 पद तो हैं लेकिन उन पदों का प्रयोग समान अर्थ में नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी वहां दोष आ जाएगा। और उस दोष को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थक दोष। उदाहरण देने में समय जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग उदाहरण बुक से उसको देखेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम फिर से उनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को हल करा दिया जाएगा। तो पहला नियम कहता है कि 3 पद हों और तीनों पदों का प्रयोग समान अर्थ में हो। और जब यह नियम फॉलो नहीं करता है तो उसमें 2 प्रकार के दोष आ जाते हैं, चतुष्पदी तर्क दोष और अनेकार्थक तर्क दोष। अब हम दूसरे नियम में आते हैं। दूसरा नियम कहता है, रूल नंबर सेकंड रूल कहता है कि किसी भी न्यायवाक्य को वैध होने के लिए कम से कम एक आधार वाक्य में मध्यम पद अवश्य व्याप्त हो।
कोई भी न्याय वाक्य तभी वैध होगा जब मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त हो। हम जानते हैं कि मध्यम पद का प्रयोग दोनों आधार वाक्यों में होता है और वह 2 बार उसका प्रयोग होता है, तो कम से कम वह अपने एक प्रयोग में अवश्य व्याप्त हो। तो मध्यम पद के कोई तर्कवाक्य या कोई न्यायवाक्य, तर्कवाक्य नहीं न्यायवाक्य, कोई भी न्यायवाक्य वैध तभी होगा जब मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त हो। एक बार अवश्य व्याप्त हो। कोई भी न्याय वाक्य तभी वैध होगा, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि उसमें मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त हो। जब यह नियम फॉलो नहीं करता तो वह युक्ति दूषित हो जाती है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष को कहते हैं अव्याप्त मध्यम पद का दोष। कौन सा दोष? अव्याप्त मध्यम पद का दोष। अव्याप्त मध्यम पद का दोष। ये अव्याप्त मध्यम पद का दोष। अब हम तीसरे नियम की चर्चा करेंगे। तीसरा नियम कहता है, थर्ड रूल, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि निष्कर्ष में व्याप्त पद, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हो। निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हो। निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हो। निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हो। हमने चर्चा की थी कि निष्कर्ष में 2 पद होते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। विधेय पद को ही हम आधार वाक्य में मुख्य पद कहते हैं और उद्देश्य पद को ही आधार वाक्य में अमुख्य पद कहते हैं। अगर यह नियम फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पे दोष आ जाता है और उस दोष को क्या कहेंगे? 2 प्रकार के 2 पद हैं तो 2 प्रकार के दोष हो जाएंगे। एक पहला हो जाएगा अनियमित मुख्य पद दोष, अनियमित मुख्य पद दोष, और दूसरा दोष है अनियमित अमुख्य पद का दोष। तो ये तीसरा नियम हुआ और तीसरा नियम में आपके 2 प्रकार के दोष आ जाए, अनियमित मुख्य पद दोष और अनियमित अमुख्य पद दोष। चौथा नियम कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक नहीं हो। किसी भी न्याय वाक्य को, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि
दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक ना हो। दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक ना हो, अर्थात जब दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होंगे तो वह युक्ति अवैध हो जाएगी और उस युक्ति में दोष उत्पन्न हो जाएगा। उस दोष को कहते हैं दो आधार वाक्यों का निषेधात्मक दोष या निषेधात्मक तर्क दोष। दो आधार वाक्यों का निषेधात्मक दोष, निषेधात्मक तर्क दोष या निषेधात्मक तर्क दोष कहते हैं जब दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक होंगे। और चौथा नियम आपका कहता है, चौथा हो गया, पांचवा नियम आप पे आएंगे हम। पांचवा नियम आपका कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि यदि उनके आधार वाक्य निषेधात्मक हों, कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष स्वीकारात्मक नहीं होगा। कोई भी न्याय वाक्य तभी वैध होगा जब किसी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि यदि कोई एक तर्क वाक्य, कोई एक आधार वाक्य, कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष स्वीकारात्मक नहीं हो सकता। किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि यदि कोई एक आधार वाक्य यदि निषेधात्मक है तो उसका निष्कर्ष स्वीकारात्मक नहीं होगा, अन्यथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा और उस दोष को हम कहते हैं निषेधात्मक आधार वाक्य से, निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालना, स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष, या दोष आ जाएगा। अब हम लास्ट छठा नियम की चर्चा करेंगे और छठा नियम हमारा कहता है कि यदि दोनों आधार वाक्य, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है कि यदि दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो निष्कर्ष अंशव्यापी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी युक्ति के दोनों आधार वाक्य, किसी भी युक्ति के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों और निष्कर्ष अंशव्यापी हो तो वह युक्ति वैध नहीं होगी, वह युक्ति अवैध हो जाएगी और उस युक्ति में दोष उत्पन्न हो जाएगा। उस दोष को कहते हैं सत्तात्मक दोष। तो छठा नियम क्या कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य को, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए आवश्यक है
कि क्या आवश्यक है कि यदि दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, सर्वव्यापी हों तो निष्कर्ष अंशव्यापी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता है तो वह युक्ति क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। और उस युक्ति में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? सत्तात्मक दोष हो जाएगा। तो वह युक्ति अवैध होगी और उस युक्ति में कौन सा दोष हो जाएगा? सत्तात्मक तर्क दोष। ठीक, तो हम लोगों ने वैधता के 6 नियमों की चर्चा की और हम देखे कि जब इन नियमों का पालन नहीं होता तो वह युक्ति अवैध हो जाती है और उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। पहला नियम कहता है कि किसी भी युक्ति को वैध होने के लिए आवश्यक है कि उसमें ठीक 3 पद हों और तीनों पदों का प्रयोग समान अर्थ में हुआ हो। जब किसी युक्ति में 3 से अधिक पद होते हैं तो युक्ति अवैध हो जाती है और उसमें चतुष्पदीय तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। और जब कभी भी किसी युक्ति में 3 पद तो होते हैं किंतु उन पदों का प्रयोग समान अर्थ में नहीं हुआ होता है तो वहाँ भी दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक तर्क दोष। दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी भी न्यायवाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त हो और जब यह नियम फॉलो नहीं करता तो वहाँ दोष उत्पन्न हो जाता है, अव्याप्त मध्यम पद का दोष। तीसरा नियम आप लोगों ने देखा कि कहता है कि किसी भी न्यायवाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि उसमें निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हों। निष्कर्ष में 2 तरह के पद होते हैं, मुख्य पद, अमुख्य पद। अगर मुख्य पद व्याप्त है निष्कर्ष में और आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो वहाँ पे अनियमित मुख्य पद का दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि निष्कर्ष में अमुख्य पद व्याप्त है और आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो वहाँ पे अनियमित अमुख्य पद का दोष हो जाएगा। चौथा नियम आपने देखा कि जब कोई भी न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होंगे तो वह युक्ति अवैध होंगी और उसमें निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष होगा, 2 निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष। 5वां नियम कि किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि यदि कोई एक तर्क वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक हो, अर्थात निष्कर्ष स्वीकारात्मक नहीं हो सकता है, अन्यथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष को आप क्या कहते हैं? निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। और छठा नियम आपने देखा कि जब कोई न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी होंगे और निष्कर्ष अंशव्यापी होगा तो वह न्याय वाक्य भी वैध नहीं होगा क्योंकि उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाएगा और उस दोष को आपने क्या कहते हैं? सत्तात्मक दोष। तो इस प्रकार से आपने रूल्स ऑफ वैलिडिटी के 6 नियम को देखे और उनका पालन न होने पे कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इन दोषों की भी चर्चा की। आपके एनुअल एग्जाम में इन दोषों में किसी एक को देके उन पे संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछता है, तो इसलिए रूल को तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको उन तर्क दोषों को भी समझना होगा, उनको भी ध्यान में रखना होगा कि अगर इससे संबंधित एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उसको अच्छी तरह से लिख लें। इनसे संबंधित अगर उदाहरणों की आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम उनके उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे, उनमें ये 6 नियम का पालन कैसे होगा उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद आपसे आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।